नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे गांधी युग। राष्ट्रीय आंदोलन मुख्य रूप से दो फेज में चला, गांधी से पहले का राष्ट्रीय आंदोलन और फिर गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन। तो गांधी से पहले का राष्ट्रीय आंदोलन हम लोग पढ़ चुके, सारा वीडियो यूट्यूब पर ही है, प्लेलिस्ट में जाइए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से एक फाइल बना होगा, अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, देख लिए तो ठीक ही है। तो आज हम शुरुआत करेंगे गांधी युग यानी गांधीवाद। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले गांधी के बारे में एक समान परिचय लेंगे, उसके बाद हम गांधी की विचारधारा पे बात करेंगे। विचारधारा क्या थी गांधी की, गांधी के कार्य करने की तरीका कैसा था, यानी कार्य पद्धति उनकी कैसी थी, रणनीति पे बात करेंगे गांधी की। और उसके बाद हम बात करेंगे गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन, देखिए करके सब पे बात करेंगे। अभी जो बोर्ड पे आप देख रहे हैं वो गांधी जी के समान परिचय को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। गांधी जी का समान परिचय और दक्षिण अफ्रीका में जो उन्होंने संघर्ष किया उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। विचारधारा, कार्यपद्धति और प्रमुख आंदोलन के बारे में भी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। विचारधारा में हम बात करेंगे सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, साधन साध्य की पवित्रता पर बात करेंगे, वर्ग समन्वय पे बात करेंगे, गांधी जी का वर्ग समन्वय क्या था, उनकी सर्वोदय की अवधारणा क्या थी। ये सब एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि सत्याग्रह से, गांधी जी के सत्याग्रह का क्या तात्पर्य था। एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी में एग्जाम पूछा हुआ, पीसीएस में तो पूछा ही हुआ है। उसके बाद हम उनकी शिक्षा के संदर्भ में भी हम गांधी के विचार को समझेंगे कि शिक्षा के संदर्भ में गांधी का क्या विचार था। उसके बाद कार्यपद्धति पे बात करेंगे, यानी उनके कार्य करने के तरीके पे, जिसमें हम बात करेंगे आंदोलन के सक्रिय एवं निष्क्रिय दौर में गांधी को विश्वास था। संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति उनकी थी, जिसे दबाव समझौता, दबाव की रणनीति भी कहते हैं। नियंत्रित जन आंदोलन पे बल देते थे वो, ये सब उनकी कार्यपद्धति थी। और सबसे प्रमुख उनकी कार्यपद्धति थी साधारण जीवन शैली। उसके बाद हम गांधी की प्रमुख आंदोलन पर बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह, पहला उनका भारत में सत्याग्रह था। उसके बाद हम बात करेंगे अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए उन्होंने आंदोलन किया, खेड़ा में उन्होंने आंदोलन किया, किसानों के लिए खेड़ा सत्याग्रह। फिर हम बात करेंगे खिलाफत आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और फिर बाद में बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। इन सब पर हम एक एक करके बात करेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम बात करेंगे गांधी जी के बारे में, एक समान परिचय लेंगे, इसमें बात करेंगे। तो गांधी जी की समान परिचय में अगर बात करें तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, जो राजकोट के दीवान थे। दीवान का मतलब होता है राजस्व प्रमुख। ब्रिटिश काल में हुआ था, ये पद हुआ करता था सूबेदार और दीवान का। सूबेदार जो होता था प्रशासनिक प्रमुख और दीवान राजस्व प्रमुख होता था। जब हम बंगाल के बारे में बात करेंगे तो वहां पे हम बताएंगे इसके बारे में। तो दीवान मतलब राजस्व प्रमुख या राजस्व अधिकारी कही, टॉप लेवल का, जैसे आज नहीं होता रेवेन्यू ऑफिसर, राजस्व अधिकारी। तो इनके पिता राजकोट के दीवान थे। इसका मतलब है कि इनका परिवार आर्थिक दृष्टि से समृद्ध था। इतना बड़े लेवल पे व्यक्ति पद पे बैठा है तो आर्थिक दृष्टि से संपन्न है ही, वो में राजस्व विभाग का पद है उनके पास। तो गांधी का परिवार आर्थिक दृष्टि से पूरी समृद्ध था, संपन्न था। इनका माता का नाम पुतली बाई थी। गांधी जी का शादी 13 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था, 13 वर्ष की उम्र में ही हो गया था, कस्तूरबा नामक कन्या के साथ। और गांधी उनका टाइटल था, तो गांधी जी ने, मतलब गांधी का टाइटल था तो इनकी पत्नी भी टाइटल लगा दी, तो नाम पड़ गया कस्तूरबा गांधी। इनकी आरंभिक शिक्षा की बात करें तो आरंभिक शिक्षा गांधी का पोरबंदर से ही हुआ। उसके बाद हाई स्कूल की परीक्षा राजकोट से प्राप्त किए थे और 1887 में उन्होंने अहमदाबाद से मैट्रिक की परीक्षा पास की। और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने सामल दास कॉलेज में नामांकन किए, एडमिशन लिए। भावनगर में है सामल दास कॉलेज, भावनगर का है, गुजरात में। ये बीपीएससी 66वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा हुआ है कि गांधी जी किस कॉलेज से पढ़ाई किए हुए थे। सामल दास कॉलेज, याद रखिएगा, कहाँ है, भावनगर में। भावनगर का है, गुजरात। बोर्ड पे जितने भी अभी आप देख रहे हैं ना, सब एग्जाम में बार बार पूछा हुआ, सब एग्जाम में, एसएससी हो,
एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, कोई भी एग्जाम है, सब एग्जाम पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ही ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद गांधी जी 1888 में वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन चल जाते हैं और 1888 से 91 तक वह वकालत की पढ़ाई करते हैं और 1891 में वकालत की पढ़ाई करके वापस भारत आते हैं और उसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत करना शुरू किया, यानी वकील के तौर पे कार्य करना शुरू किया बॉम्बे हाई कोर्ट में। लेकिन बॉम्बे में उन्हें मन नहीं लगा, क्योंकि वह पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा था, तो इन्हें मन नहीं लगा, क्योंकि आबादी वाला शहर है, तो इन्हें मन नहीं लगा और इसके कारण वे बॉम्बे को छोड़कर अपने होम डिस्ट्रिक्ट यानी गृह जिला में आ गए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला अदालत, इनका जिला था राजकोट, राजकोट जो है इनका जिला था गांधी जी का, तो राजकोट में आ गए और राजकोट के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता जिला अदालत, उसमें वकील के तौर पे कार्य करने लगे। लेकिन उस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यानी जिला अदालत में मुकदमा न के बराबर आता था, मुकदमा आता नहीं था, केस आता नहीं था। तो गांधी जी को ऐसी जीवन कट रहा था, सुबह शाम हो रही थी, क्योंकि मुकदमा आ नहीं रहा था, तो ऐसे बैठे रहते थे, कोई कार्य मिलता नहीं था, ज़्यादा हो तो एप्लीकेशन करने के लिए, लिखने के लिए उनके पास कार्य आता था। अब डॉक्टर के पास रोगी ना आए तो बैठे बैठे क्या होगा, उसका मन उबेगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, अवसाद होगा, है ना, तनाव होगा। गांधी जी को भी ऐसे परिस्थिति आ गई उनके सामने, ऐसी स्थिति आने लगी और वे बस इंतजार करते थे कि कोई अच्छा केस आए। और ये अच्छा दिन आया 1893 में। 1893 में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले गुजराती व्यापारी हुए दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला ये दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करते थे, ये किसी मुकदमे में फंस गए, तो इन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया मुकदमा लड़ने के लिए। गांधी जी ने इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिए और 1893 में गांधी जी चल गए दक्षिण अफ्रीका। अब प्रश्न आपको मन में आता होगा कि सर गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका क्यों बुलाया गया मुकदमा लड़ने के लिए? क्या दक्षिण अफ्रीका में वकील नहीं थे क्या? प्रश्न तो है, वकील तो थे दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन दादा अब्दुल्ला की दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में की कंपनी थी, जिसका नाम था अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला। वही कंपनी मुकदमे में फंसी थी, पार्टनर्स के बीच में विवाद हो गया था। तो अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला जो कंपनी थी, दादा अब्दुल्ला भी उसमें शामिल थे। तो पार्टनर्स के बीच में जो समझौता हुई थी, जो शर्तें तय हुई थी, वे सब लिखा हुआ था गुजराती भाषा में। और मुकदमा हो गई, केस हो गया, तो केस जो कोर्ट में केस चलती है उसकी जो कार्यवाही होती है पूरी इंग्लिश में होता है। उनके बीच जो शर्त लिखा हुआ है गुजराती भाषा में है। और तो ऐसे वकील की जरूरत थी जो गुजराती भाषा में जो लिखा हुआ बात वो पढ़ सके, पढ़ करके फिर कोर्ट में बहस कर सके, अपनी पक्ष रख सके। ऐसे वकील की जरूरत थी, यानी ऐसे वकील की जरूरत है जो इंग्लिश भी जानता हो और गुजराती भी जानता हो। इंग्लिश तो सभी वकील जानते ही हैं, लेकिन मेन था गुजराती जानने वाला वकील हो। वैसे में गांधी जी को बुलाया जाता है। गांधी जी गुजरात से थे तो गुजराती तो जानते ही थे, दादा अब्दुल्ला भी गुजरात के ही थे, तो उन्होंने गांधी जी को बुलाया और गांधी जी इस केस को जीत गए, यानी इस केस में सफलता उन्होंने पा रही। दक्षिण अफ्रीका में इस समय अंग्रेज भारतीयों के साथ रंगभेद नीति अपनाते थे, यानी नस्लवादी भेदभाव करते थे। दक्षिण अफ्रीका भी ब्रिटेन का गुलाम था, जैसे भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो दक्षिण अफ्रीका भी उस समय ब्रिटेन का उपनिवेश था। और इस नस्लवादी भेदभाव का सामना गांधी जी को भी करना पड़ा। 7 जून 1893, इस तिथि का नाम बोल रहा हूं, 7 जून 1893, यही तिथि है जहां से गांधी जी की जीवन पूरी बदलेगी। गांधी जी के जीने का मकसद ही बदल जाएगा। गांधी जी के साथ अभी एक घटना घटेगी, इस घटना ने गांधी जी का पूरी जीवन ही बदल दिया। घटना क्या था कि गांधी जी 7 जून 1893 को दक्षिण अफ्रीका में ही, अभी दक्षिण अफ्रीका में है गांधी जी, ये अफ्रीका महाद्वीप है ना, अफ्रीका महाद्वीप में ये दक्षिण अफ्रीका है ना, साउथ अफ्रीका,
दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी 7 जून 1893 को डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। ये देखिए, ये डरबन है और ये प्रिटोरिया है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के मैप पे देखिएगा, ऐसे मैप यहाँ डिजिटल बोर्ड रहा था तो मैं आपको मैप पर दिखाते, मगर फिर भी हम मैप दिखाने की कोशिश करूंगा, रुक जाइए। तो डरबन से गांधी जी प्रिटोरिया जा रहे थे ट्रेन से, और उस ट्रेन में गांधी जी फर्स्ट क्लास के बोगी में बैठे हुए थे। उनके पास फर्स्ट क्लास बोगी की टिकट भी थी, लेकिन नस्लवादी भेदभाव के कारण एक अंग्रेज व्यक्ति ने उन्हें बोला कि आप इस बोगी में से जाइए, आप जनरल बोगी में जाइए, इसमें जाने के आपको अधिकार नहीं। गांधी जी बोला कि मेरे पास तो टिकट है। इसके बाद अंग्रेज व्यक्ति यानी श्वेत लोग, अंग्रेज अपने को श्वेत बोलते थे, उनके अंग्रेज व्यक्ति और गांधी जी के बीच नोकझोंक हुई। उसके बाद अंग्रेज व्यक्तियों ने कंप्लेन कर दी। उसके बाद टीटी आई, टीटी ने भी गांधी जी को बोला कि आप इस बोगी में नहीं जा सकते हैं, आप जनरल बोगी में जाइए। उन्होंने बोला कि मेरे पास तो टिकट है, मैं क्यों जाऊँ जनरल बोगी में। गांधी जी ने जाने से मना कर दिया। इसके बाद गांधी जी को रास्ते में ही एक स्टेशन है पीटरमारित्सबर्ग स्टेशन, यह स्टेशन को नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, पीटरमारित्सबर्ग। इस स्टेशन पे रास्ते में ही जा रहे थे प्रिटोरिया, लेकिन बीच में ही एक स्टेशन है पीटरमारित्सबर्ग। उस स्टेशन पर गांधी जी को धक्का मारकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है। गांधी जी को अंग्रेजों ने ट्रेन से फेंका और उसी गांधी ने अंग्रेजों को भारत से उखाड़ कर फेंक दिया। तो पीटरमारित्सबर्ग स्टेशन पे फेंक दिए अंग्रेजों ने। जून का महीना था, ठंड तो पड़ती है जून में, रात का समय था, रात में ही फेंका गया था। पूरी रात उन्होंने स्टेशन पे गुजारे, पीटरमारित्सबर्ग स्टेशन पे। अब फेंका गया तो उन्हें तो बुरा लगा ही होगा, मन में ख्याल आए ही होंगे, अच्छे बुरे विचार आए होंगे। उन्हें के मन में एक विचार आया कि हम तो आए थे यहाँ केस लड़ने, केस में तो हमने सफलता पा ही ली है, तब हमें दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट जाना चाहिए। लेकिन इसी में उनकी आत्मा, उनकी अंतरात्मा ने आवाज दी, नहीं गांधी, नहीं जाना है। उसके बाद गांधी ने ठान लिए कि हम दक्षिण अफ्रीका तभी छोड़ेंगे अब जब तक हम दक्षिण अफ्रीका से नस्लवाद समाप्त नहीं कर देंगे, तब तक हम दक्षिण अफ्रीका छोड़ने वाले नहीं। उन्होंने ठान ली दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए। और ये याद रखिएगा स्टेशन का नाम, ये एक बार एग्जाम में पूछा जाता है, कई सब एग्जाम में पूछा जाता है ना, कि गांधी जी को किस स्टेशन पर फेंका गया था, पीटरमारित्सबर्ग स्टेशन पर। यह भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है कि गांधी जी को जब ट्रेन से फेंका गया था तो वह कहाँ की यात्रा कर रहे थे। तो कहाँ की यात्रा कर रहे थे, प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। डरबन से कहाँ जा रहे थे, प्रिटोरिया। मैप पे देखना चाहें तो देख सकते हैं, मैप पे देखिए, यह है दक्षिण अफ्रीका का मैप, ये अफ्रीका महाद्वीप हुआ है, दक्षिण अफ्रीका देश है। इसमें देखिए हिंद महासागर के तट तरफ देखिए, पूर्वी तट पे डरबन दिख रहा है। चलिए डरबन के ऊपर ताकिए, प्रिटोरिया है। चलिए डरबन और प्रिटोरिया के बीच में है पीटरमारित्सबर्ग स्टेशन। इसी स्टेशन पर गांधी जी को फेंक दिया गया था, ठीक है। तो गांधी जी ने ठान लिए कि हम नस्लवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे, और इस संदर्भ में वे लड़ाई शुरू कर दी। और इस संदर्भ में पहला उन्होंने काम किया 1894 में, उन्होंने नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। नटाल भारतीय कांग्रेस यानी नटाल इंडियन कांग्रेस, ठीक है। यहाँ इंडियन और भारतीय में अंतर मत समझ आइएगा, ठीक है, एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, है ना। ऐसा होता है ना कि नटाल इंडियन कांग्रेस बार बार पढ़ रहे हैं और एग्जाम में नटाल भारतीय कांग्रेस लिख दिया तो कंफ्यूज हो गए, और एग्जाम से बाहर निकलने तब याद आ रहा कि अरे यार इंडियन मैंने तो भारतीय ही हुआ। ऐसा होता है ना, बाहर निकलते ही याद आता है ना, और 1-2 दिन तक याद आते रहता है। ऐसा हुआ कि एग्जाम 1 नंबर ला रुक गया था तो और बहुत जिंदगी भर याद हो जाएगा, है ना। नटाल इंडियन कांग्रेस या नटाल भारतीय कांग्रेस बोल सकते। तो 1894 में गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, नस्लवाद के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए। उसके बाद 1903 में गांधी जी इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किए, दक्षिण अफ्रीका में ही, सारा दक्षिण अफ्रीका में वो कार्य कर रहे हैं। इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किए और जिसका प्रयोग किया उन्होंने रंगभेद नीति के विरुद्ध कार्य करने में। 1904 में गांधी जी फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं डरबन में। डरबन कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। फिनिक्स आश्रम
ठीक है, याद रखिएगा, ये पूरा पूछा हुआ, बार बार पूछता है एग्जाम में कि गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ किए थे? डरबन में। डरबन में कहाँ है? डरबन दक्षिण अफ्रीका में। इस सब एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न। 1906 में गांधी जी ने पहली बार अपने जीवन में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। सत्याग्रह का क्या अर्थ है? जब हम बात करेंगे विचारधारा पे तब हम बात करेंगे कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न भी है कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है ना? तो बात करेंगे कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। में आप सिर्फ यह समझिए कि गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किए थे। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। गांधी जी अगर पूछे कि भारत में कब पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किए थे, तो 1917 में चंपारण में पहली बार। लेकिन पूरे जीवन में उन्होंने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया तो वे किए दक्षिण अफ्रीका में 1906 में, गिरमिटिया मजदूरों के अधिकार के लिए। तो सत्याग्रह का प्रयोग उन्होंने किया पहली बार। 1909 में गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी इंग्लैंड गए थे और इंग्लैंड से वापस 1909 में गए थे, इंग्लैंड से वापस दक्षिण अफ्रीका आ रहे थे, तो रास्ते में ही यानी यात्रा के दौरान ही जहाज में बैठे थे, पानी वाले जहाज में, तो यात्रा के दौरान ही इन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। और इस पुस्तक में इन्होंने लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करे तो ब्रिटिश साम्राज्य भारत से समाप्त हो जाएगी। ये प्रश्न हूबहू आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ है, यही शब्द एकदम हूबहू। गांधी जी ने वर्ष 1909 में कौन सी पुस्तक लिखे थे जिसमें यह लिखा हुआ था कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करे तो ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो जाएगा? ये प्रश्न था आरआरबी एनटीपीसी में। तो कौन सी पुस्तक लिखे थे? हिंद स्वराज, है ना। 1910 में गांधी जी ने नटाल ऐसी टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना करते हैं। टॉलस्टॉय फार्म, अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, आश्रम को ही फार्म बोलते हैं, ठीक है। अब फिनिक्स फार्म बोलते तो अलग नहीं है वो, है ना। टॉलस्टॉय आश्रम भी बोल सकते हैं, आश्रम को बस्ती भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं, कभी कभी एग्जाम में लिख देता है फिनिक्स बस्ती की स्थापना किसने की थी। और ये नहीं समझिएगा कि फिनिक्स आश्रम तो सुने थे, आश्रम उसी को बोलते, बस्ती उसी को बोलते। कभी कभी सेटलमेंट भी लिख कर प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने 1904 में। तो आश्रम या फार्म या बस्ती उसी को बोलते हैं, ठीक है। आश्रम मतलब होता है कि एक रहने का स्थान बनाए गांधी जी ने और वहां पे लोगों से मिलते थे, लोगों की समस्याओं को सुनते थे, ठीक है। 1910 में उन्होंने टॉलस्टॉय फार्म यानी टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने सबसे पहले कौन आश्रम बनाए? फिनिक्स आश्रम, ठीक है। अपने जीवन में पहली बार भारत में सबसे पहली बार कौन बनाए? सत्याग्रह आश्रम, उसी को बोलते हैं साबरमती आश्रम। उस पर बात करेंगे, अभी तुरंत बात करेंगे उस पर। तो इन सारे प्रयास से गांधी के ये प्रयास किए गांधी जी ने, इन प्रयासों के कारण दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने वर्ष 1914 में अधिकांश रंगभेदवादी जो नीति थी उसे समाप्त कर दी। और जो कुछ बचा रंगभेद नीति, आगे चलकर नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका से पूरी तरह से रंगभेद की नीति समाप्त हो गई। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहते हैं, याद रखिएगा, पूछ सकते हैं हमें दक्षिण अफ्रीका गांधी किससे कहा जाता है? नेल्सन मंडेला को, ठीक है। अब 1914 में रंगभेद की नीति समानता मतलब अधिकांशतः समाप्त हो गई थी। उसके बाद 1915 में गांधी जी वापस अपने देश भारत लौट गए हमेशा के लिए। अब हम बात करेंगे गांधी जी का भारत आगमन। गांधी जी का भारत आगमन 21 वर्ष तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। मार्कर ठीक से चल नहीं रहा। 21 वर्ष तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे। उसके बाद 9 जनवरी 1915 को हमेशा के लिए गांधी जी
दक्षिण अफ्रीका से अपने देश भारत वापस लौटे। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से भारत आने की याद में प्रति वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस, इंडियन डायस्पोरा डे, प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 9 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी 2003 से, याद रखिएगा। ये भी एग्जाम पूछा हुआ प्रश्न है ना। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष गुजारे थे? 21 वर्ष। 1893 में गए थे और 15 में आ गए, यानी 1914 तक रहे हैं। ये एग्जाम में तो हर एग्जाम में ही प्रश्न पूछता है, ये एकदम याद रखिएगा, बार बार पूछता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। 1915 में गांधी जी भारत आए। इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? 1914 में, 1918 तक चला था। तो जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो गांधी जी ने निर्णय लिए कि हमें इस युद्ध में अंग्रेजों को साथ देना चाहिए और उन्होंने निर्णय लिया कि युद्ध में हमें समर्थन करना चाहिए। और भारतीयों को ब्रिटिश सेना में शामिल होने के लिए गांधी जी ने प्रोत्साहित भी किया और इस युद्ध में पूरी तरह से समर्थन किया अंग्रेजों को गांधी जी ने। इसके कारण, यानी भर्ती में, ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने के कारण कुछ लोगों ने गांधी जी को सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहने लगे। सार्जेंट मतलब होता है कि सर्वोच्च कोई पदाधिकारी या सर्वोच्च वकील, तो सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहने लगे। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को समर्थन देने के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1915 में गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी। कैसर ए हिंद। 1915 में ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद का मतलब होता है भारत का सम्राट। तो कैसर ए हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1915 में गांधी जी को दी। वर्ष 1915 में गांधी जी जब भारत आए तो उन्होंने भारत में अपना पहला आश्रम बनाया अहमदाबाद में, वर्ष 1915 में। 1915 में गांधी जी ने अहमदाबाद में, अहमदाबाद का है गुजरात में, गुजरात, अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम, ये भारत में उनका पहला आश्रम था। सत्याग्रह आश्रम, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गांधी जी ने वर्ष 1915 में। वर्ष 1917 में इसी सत्याग्रह आश्रम को वर्ष 1917 में इसी सत्याग्रह आश्रम को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया जाता है। साबरमती नदी, साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके बाद सत्याग्रह आश्रम का नाम साबरमती आश्रम पड़ गया। साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम। एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है कि साबरमती आश्रम का आरंभिक नाम क्या था? आरंभिक नाम क्या था? सत्याग्रह आश्रम, है ना। इसका आरंभिक नाम था सत्याग्रह आश्रम। इसी का नाम 1917 में हो जाता है साबरमती आश्रम, क्योंकि साबरमती नदी के किनारे इसे स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद से साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाने लगा। याद रखिएगा, है ना। एग्जाम में पूछ दे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो गांधी जी ने, है ना। सिर्फ हम लोग याद रहता है आमतौर पे साबरमती आश्रम, लेकिन उसका आरंभिक नाम था सत्याग्रह आश्रम। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ना, कि साबरमती आश्रम का आरंभिक नाम क्या था।
वर्ष 1900, जगह याद रखिएगा, जब डेट पूछे तो आप 1915 ही मारिएगा, 1917 पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। बोले कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी, 1915 ही मारिएगा, ठीक है, क्योंकि उसी का नाम बदल गया, स्थापना तो उस कब हो गई था, 1915 में ही, तो नाम सिर्फ बदल गया, बाकी स्थापना तो 1915 में ही हो गई थी। 1915 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौट के आए, उसके बाद वे राजनीति में प्रवेश करने के लिए सोचने लगे, यानी राष्ट्रीय आंदोलन में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा था। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले, जिसे गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, याद रखिएगा, यह प्रश्न बार बार पूछता है, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी के राजनीतिक गुरु थे, गांधी इनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी को एक सुझाव दिया कि अभी राजनीति में प्रवेश मत करो, यानी जो राष्ट्रीय आंदोलन चला उसमें प्रवेश मत करो, बेहतर होगा कि 1 साल तक, यानी 1 वर्ष तक तुम भारत का भ्रमण करो, लोगों की स्थिति को समझो, लोगों के बीच जाओ, लोगों की समस्याओं को देखो, समझो, उसे महसूस करो, ब्रिटिश भारत में भ्रमण करो, पूरी पैदल यात्रा करो। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले की बात मानी और 1 वर्ष तक पूरे भारत में उन्होंने ब्रिटिश भारत में भ्रमण किया, लोगों की समस्याओं को देखा, समझा, महसूस किया। उसके बाद वह 1917 से, यानी चंपारण सत्याग्रह से, वे राजनीति में प्रवेश करते हैं। आज राहुल गांधी वर्तमान में देखें तो बिल्कुल गांधी के ढरे पे चल रहे हैं, एकदम हूबहू जैसे गांधी जी ने किए थे, बिल्कुल उसी तरह से राहुल गांधी अभी कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, इसी तरह से गांधी भी नहीं किए थे, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं, उनके साथ जी रहे हैं, जो वो कार्य कर रहे हैं वो भी करके देख रहे हैं। तो लोगों के बीच जब जा रहे हैं तो समस्याएं देखेंगे तो उम्मीद है कि वह बेहतर समाधान निकाल पाएंगे। अब क्या आगे होता है वो तो समय बताएगा राहुल गांधी का, लेकिन प्रयास उनकी बहुत बेहतर है, एकदम गांधी के ढरे पे चल रहे हैं बिल्कुल। आगे अब हम बात करेंगे, अब गांधी को छोड़ देते हैं यात्रा पे, 1 साल यात्रा करेंगे, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह से शुरुआत होगी, तो यहीं पे खत्म करते हैं, चंपारण सत्याग्रह पे फिर बात करेंगे। लेकिन उससे बात करने से पहले हम विचारधारा, गांधी जी का विचारधारा और कार्य करने की तरीका पर बात करेंगे, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ, सब एग्जाम में, एसएससी में पूछा हुआ है, आरआरबी में पूछा हुआ, जिसमें उसकी सत्याग्रह, सर्वोदय, इस सब का क्या मतलब है, पूछा हुआ प्रश्न है, प्री में बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा हुआ सब है। तो नेक्स्ट क्लास में बात फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।